हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लिया, उसे समझ लिया कि एक्चुअल में वह क्या कहना चाहता है। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिसिटी में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझ लिया है। द फर्स्ट टर्म इज करंट, और इलेक्ट्रिक करंट, it is denoted by capital I. Second is potential difference. This potential difference is denoted by capital V. यह दोनों टर्म्स पूरी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं दो टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी दूसरी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट जो मेजॉरिटी जिनका यूज होता है, जिनके ऊपर पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, दैट इज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैटरी को देखते हो, आप जो बैटरी मोबाइल में यूज करते हो या रिमोट कंट्रोल में यूज करते हो, उसके ऊपर लिखा रहता है 3V और 5V ऐसा करके। 3V या 5V का मतलब है 3 वोल्ट्स या फिर 5 वोल्ट्स, इस तरह से उसके ऊपर मार्किंग की रहती है। या आप घर के आसपास जब बिजली के तार देखते हो, जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो जाते हैं जिससे बिजली आती है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके ऊपर लिखा रहता है 440 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स। ये वोल्ट्स क्या है? दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। और कई जगह करंट के बारे में लिखा रहता है, जैसे आप मोबाइल को अगर उसकी बैटरी निकालेंगे तो मोबाइल की बैटरी पे लिखा रहता है 10 मिली एम्पियर्स, 5 मिली एम्पियर, 6 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से। दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द करंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स, या कहेंगे वोल्टेज। वोल्टेज कॉमनली यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले होते हैं वो वोल्टेज के टर्म्स में कहते हैं, वो कहते हैं वोल्टेज है ये। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली जो साइंटिफिकली कहा जाता है, इट इज वोल्ट्स। एंड करंट की जो यूनिट होती है, दैट इज एम्पियर। इस चीज को हमने अच्छे से समझ लिया है। नाउ अब हम समझेंगे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। इस टर्म को समझने के लिए हम पहले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, एक फिलोसोफर ने, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक पाइप ली, इतनी बड़ी सारी एक पाइप ली, लगभग इस चौक जैसी लंबी एक पाइप ली, थोड़ी सी थिक। उस पाइप के अंदर पानी भर दिया और उसे इस तरह से होल्ड कर लिया, ऐसा दोनों हाथों में होल्ड कर लिया। अब दोनों हाथ अगर बिल्कुल एक लाइन में हैं, बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, तो पानी उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, पानी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर उन्होंने इस पाइप को थोड़ा सा झुकाया, एक डायरेक्शन में झुकाया, तो क्या होगा? तो इधर वाला लेवल बढ़ गया, इधर वाला लेवल कम हो गया, तो लेवल का डिफरेंस क्रिएट होने से यहाँ पे पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो पानी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने इसको और झुकाया, तो फिर और लेवल डिफरेंस बढ़ गया, पानी फिर से फ्लो हो रहा है। और झुकाया, पानी और फ्लो हो रहा है। और झुकाया और देखा कि पानी फिर से फ्लो होता ही जा रहा है। लेकिन एक खास बात ऑब्जर्व करी, ही ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज depends rate of flow of water depends on the level difference between two ends of pipe.
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस पाइप के बीच में लेवल डिफरेंस बढ़ाते जाऊं, दोनों पाइप के एंड्स के बीच में लेवल डिफरेंस बढ़ाते जाऊं, तो पानी का फ्लो बढ़ता जाता है। द रेट एट विच वाटर फ्लोस, वह रेट इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप पानी का फ्लो बढ़ाते जाएंगे, लेवल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे। जितना ज्यादा आप इस तरह से पाइप को टिल्ट करेंगे, उसी तरह से पानी भी फास्ट और ज्यादा स्पीड से फ्लो होना शुरू कर देगा। ही ऑब्जर्व दिस इंटरेस्टिंग फिनोमिना, कि ऐसी प्रॉपर्टी हो रही है कि पानी फ्लो तो होता है, ये सबने कह दिया, लेकिन अगर लेवल डिफरेंस ज्यादा हो तो पानी ज्यादा स्पीड से फ्लो होता है। सेम चीज इन्होंने क्या करा, सेम चीज इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करके देखा, और इन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक लॉ दिया, जिस लॉ को हम आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम्स लॉ इज वेरी वेरी फेमस इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा फेमस है यह ओम्स लॉ, बिकॉज ओम्स लॉ ने इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, इसके डेवलपमेंट में एक नया रेवोल्यूशन, एक नया फेस लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लॉ नहीं होता तो जस्ट सोचिए, आपके आज के डिवाइसेस जो आप यूज करते हैं, अप्लायंसेस, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, हर चीज अवेलेबल ही नहीं होती। अगर ओम्स अपना लॉ नहीं देते तो इतना बड़ा लॉस हो जाता सोसाइटी को। तो इसीलिए ओम्स लॉ को बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बड़े रिस्पेक्ट से माना जाता है। जो हमने लिखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द लेवल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ पाइप। ओम्स अप्लाइड this concept on electricity। ओम्स ने इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिसिटी पे अप्लाई किया और ओम्स लॉ दिया, और ओम्स लॉ में उन्होंने कहा, हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स सेड एट कांस्टेंट physical condition, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। This law brought a revolution in the field of electricity। इन्होंने ऐसा कह दिया कि at constant physical condition, physical condition का मतलब टेम्परेचर या प्रेशर, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ओम्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, तब फिजिकल कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। इस तरह के जो कंडीशंस हैं उन्हें हम फिजिकल कंडीशंस कहते हैं। मेनली हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं वह टेम्परेचर है, मतलब हम यह मान रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब टेम्परेचर बिल्कुल समान था, कांस्टेंट था। सो ओम्स ने कहा कि अगर दो बॉडीज हैं, इस तरह से लेट से ए बॉडी है, इस तरह से लेट से बी बॉडी है, और इनके बीच में अगर एक वायर कनेक्टेड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है लेट से आई, तो दिस करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स। मतलब अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में
जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी 5 वोल्ट्स पे है, यह बॉडी 3 वोल्ट्स पे है, तो लेट से करंट फ्लो होता है I1। अगर यह बॉडी 8 वोल्ट्स पे है और यह बॉडी 2 वोल्ट्स पे है, तो लेट से करंट फ्लो होता है I2। तो पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट्स, मतलब 2 वोल्ट्स का। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है, हम कहेंगे 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, और इस केस में करंट कितना है, I2। सो कौन सा करंट ज्यादा होगा, हम कहेंगे करंट I2 विल बी मोर कंपेयर टू करंट I1। I2 करंट ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू का होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गर्म चाय को ठंडे पानी के ग्लास से टच करूं, तो ठंडे पानी के ग्लास से टच करने पे उस केस में हीट का फ्लो ज्यादा होगा, बिकॉज टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है। ओके अगर मैं गर्म चाय को गर्म पानी के ग्लास से टच करूं, तो उस केस में हीट का फ्लो कम होगा, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर लगभग समान है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में भी सेम फिनोमेना होता है। करंट का फ्लो डिपेंड करता है दोनों बॉडीज के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे। करंट का फ्लो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। यह जो वायर हमने लगाया है, यह वायर के 2 एंड्स हैं, एक एंड ए पे कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी पे कनेक्टेड है। बी पे कनेक्टेड मतलब उसको टच करा रखा है। तो इस केस में करंट फ्लो हो रहा है। यह करंट ज्यादा होगा अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। इससे यह मतलब नहीं है कि अगर इसको 100 वोल्ट्स पे कर दूं और इसको लेट से 99 वोल्ट्स पे कर दूं तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट कब फ्लो होगा, जब डिफरेंस बड़ा होगा। यहाँ पे डिफरेंस कब बड़ा है, इस केस में डिफरेंस बड़ा है। इसको 100 वोल्ट्स पे कर दिया जाए और इसको भी 100 वोल्ट्स पे कर दिया जाए, सो यू विल फाइंड कि किसी भी प्रकार का करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। सो इसीलिए ओम्स ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसको मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, that I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा उन्होंने कहा। पर मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली V जो है, V एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखिए करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस पे मतलब वोल्टेज पे। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। सो करंट डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट अपोजिट तो नहीं हो रहा। ओके सो हम कहेंगे कि V इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड I इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन को करेक्ट करके कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। इक्वेशन ऊपर वाली भी सही है, इक्वेशन नीचे वाली भी सही है, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। इस इक्वेशन को हम ओम्स लॉ के नाम से आज जानते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इक्वल टू अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो वी विल से दिस V is equals to R times I. This R is constant of proportionality. Now this R is the third most important term of electricity. This R is known as इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और
सिंपली स्टेटेड रेजिस्टेंस। हम कहेंगे R इज व्हाट? R इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली स्टेटेड रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस है। नाउ लेट अस डिफाइन दिस रेजिस्टेंस। हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। अगर उस रोड पे पब्लिक ज्यादा है, अगर उस रोड पे क्राउड ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। आपकी गाड़ी रोड पे स्मूथली फ्लो कर रही है, और अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आपकी फ्लो में रुकावट आएगी, आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। उस रोड पे चलने वाली दूसरी गाड़ियों से आपको रेजिस्टेंस ऑफर होगा, बिकॉज अगर आप आगे जाने की कोशिश करोगे तो आगे ऑलरेडी गाड़ियां चल रही होंगी, उस वजह से आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। ना ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफर हुआ। क्यों ऑफर हुआ? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। अब मान लेते हैं कि ऐसी रोड पे गाड़ी चलाऊं जहां पे ट्रैफिक कम है, जैसे कि सुबह सुबह 5 बजे मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। सुबह सुबह 5 बजे ट्रैफिक कम रहता है, तो मैंने सोचा अभी गाड़ी चलाते हैं। तब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। तब क्या हुआ? तब ट्रैफिक कम था, रोड पे पब्लिक कम थी, रोड पे गाड़ियां कम थी, तो मैं बड़ी आसानी से गाड़ी चलाता हुआ निकल गया। तो मैं कहूंगा कि सुबह सुबह 5 बजे मुझे रेजिस्टेंस कम ऑफर हुआ, और जैसे ही शाम हुई, ट्रैफिक बढ़ा, मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हुआ। सो रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस वह चीज है जो मेरी फ्लो में, जो मेरे मूवमेंट में बाधा डाल रही है, जो मेरे मूवमेंट में रुकावट बन रही है, जो मेरे मूवमेंट को अपोज कर रही है। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को समझते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा रहता है इट्स वाटर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंट। सो व्हाट इज मेंट बाय वाटर रेजिस्टेंट? वाटर रेजिस्टेंट का मतलब कि पानी को वो अंदर नहीं घुसने देगी, पानी को रोक देगी। ओके, क्या कहेंगे? पानी को रोक देगी, पानी को अंदर नहीं घुसने देगी। सो इट इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस टू वाटर। सेम चीज यहां पे होती है। यहां पे V, that is potential difference, is equals to, is proportional to I, और एक कांस्टेंट आता है R। R is the electric resistance। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब it resist or oppose the flow of। अब यहां पे बताइए क्या फ्लो हो रहा है? क्या यहाँ पे गाड़ी फ्लो हो रही है? क्या यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसीलिए हम किसके फ्लो की बात करेंगे? हम कहेंगे इट रेजिस्ट द फ्लो, इट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, सिंपली स्टेटेड रेजिस्टेंस। फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल मोर डीपली अंडरस्टैंड, मोर डीपली एलैबोरेट द वर्ड रेजिस्टेंस। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस। फर्स्ट इसे नोट कर लें। ओके, सो ओम्स ने क्या करा? ओम्स ने लॉ तो दे दिया, दैट इज V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। सो R को उसने कह दिया दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बाधा डालना, किसी चीज को रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। तो R हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किस चीज का है? तो ओम्स ने कहा कि दिस R is the resistance of wire। जो वायर आप यूज कर रहे हैं, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिस पाइप में से करंट फ्लो हो रहा है, उस पाइप का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
यह एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक करंट को पास नहीं होने देता। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। मतलब अगर मैं कोशिश करूं कि प्लास्टिक से करंट पास हो तो वो करंट पास नहीं हो सकता। तो करंट अगर प्लास्टिक से पास नहीं हो पा रहा, सो कैन आई से कि प्लास्टिक इज रेजिस्टिंग करंट, प्लास्टिक इज ऑफरिंग हेवी रेजिस्टेंस टू करंट, बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं कॉपर के वायर की बात करूं तो कॉपर वायर में से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। सो आई विल से कॉपर वायर डू नॉट रेजिस्ट करंट, और कॉपर वायर डू नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द करंट। ओके, फोकस ऑन द डेफिनेशन। व्हाट आई सेड, मैंने कहा प्लास्टिक ऑफर रेजिस्टेंस टू द करंट और प्लास्टिक रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। एंड दूसरे हैंड पे मैंने कहा कॉपर डू नॉट रेजिस्ट करंट और कॉपर डू नॉट ऑफर रेजिस्टेंस टू करंट। यह दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। सो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके सहारे वह किसी करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को नहीं जाने देता, नहीं होने देता फ्लो। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। ओम्स ने ऑब्जर्व किया, ओम्स ने कहा कि ये R जो है ये रेजिस्टेंस है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट, मतलब अलग अलग मटेरियल के द्वारा रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, वह अलग अलग होता है। जैसे कि आप अपनी सिटी में अलग अलग रोड्स पे जाएंगे तो हर अलग रोड पे अलग तरह का ट्रैफिक है, किसी पे ज्यादा है, किसी पे थोड़ा और ज्यादा है, किसी पे बहुत ज्यादा है, किसी पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अलग अलग रोड्स क्या है? अलग अलग रोड्स अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं। आपको गाड़ी चारों रोड्स पे चलानी है, अलग अलग रोड्स पे चलानी है। डिफरेंट रोड्स डिफरेंट रेजिस्टेंस बिकॉज डिफरेंट ट्रैफिक। ओके, माइंड दिस टर्म। व्हाट आई एम सेइंग, I am saying that different roads offer different resistances because of different traffic। कुछ उसी तरह से यहां पे भी हम लिख सकते हैं different resistance of different material is different because of different स्ट्रक्चर। हर मटेरियल अपने आप में अलग है। जैसे कि कॉपर की बात करूं तो कॉपर एक अलग सब्सटेंस है, कॉपर एक अलग एलिमेंट है, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। एल्यूमिनियम की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। नाइट्रोजन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, पोटेशियम की, सोडियम की, सब क्या है? अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो सभी के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस भी अलग अलग ही होगा। और अलग क्यों है? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर अलग है, वह अलग तरह के शेप के हैं। शेप का ये मतलब नहीं कि जो पत्थर है वो अलग अलग शेप के होते हैं, तो आप पत्थर के शेप को देख के बोलें कि यह इसका शेप है। ओके, या आप बोलें कि मैंने सोडियम को काट के उसकी रॉड बना दी, पोटेशियम को काट के भी रॉड बना दी, अब तो दोनों रॉड सेम है, तो पोटेंशियल तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। शेप से हमारा मतलब है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का जो शेप है उसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज हैं, उस शेप के बारे में हम बात करेंगे। एंड दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। ओके, सो हम सिर्फ इतना मान लेते हैं, रेजिस्टेंस अलग क्यों है? बिकॉज शेप अलग अलग है या फिर स्ट्रक्चर अलग है। सो अलग अलग सब्सटेंस के पास अलग अलग रेजिस्टिंग कैपेसिटी है। नाउ हाउ विल वी डिफाइन रेजिस्टेंस? We will define resistance
is the ratio of potential difference across ends and current flowing. हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स एंड करंट फ्लोइंग के बीच में जो रेशियो बनता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, सो दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट इफ V is equals to I times R, then R is equals to V upon I. V upon I. So what is V? V is the voltage. V is the potential difference. V का यूनिट क्या है? V का यूनिट है volts. What is I? I is the current. Current means I का यूनिट is ampere. Ampere. So resistance का यूनिट क्या हो जाएगा? हम कहेंगे यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्ट्स पर एम्पियर. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? वोल्ट्स पर एम्पियर. अब अगेन यहां पे ईगो की बात आती है. किसने डिस्कवर किया रेजिस्टेंस? ओम्स ने. ओम्स ने डिस्कवर किया रेजिस्टेंस, इसीलिए रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट्स पर एम्पियर के साथ साथ एक और यूनिट होती है, that is ohms. कौन सी यूनिट होती है? ओम. इस ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, इस तरह का एक साइन बनाते हैं हम, जस्ट लाइक दिस. ऐसा करें, देन यू, देन यू. दिस इज द सिंबल फॉर ओम. यह ओम का सिंबल है. ओम मतलब हिंदी वाला ओम नहीं, ओमेगा इसको कहते हैं. ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर. ओके, ये ग्रीक लेटर है. यह लेटर हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस बताने के लिए. किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस बताने के लिए हम ओम नाम का इस सिंबल को यूज करते हैं, और इसे ओमेगा नाम का सिंबल, और इसको पढ़ते हैं ओम. ओके, सो 1 volts per ampere is equivalent to 1 ohm. क्या लिखा हमने? 1 volts per ampere is equivalent to 1 ohm. So हम 1 ohm को कैसे डिफाइन करेंगे? So we will define the 1 ohm. So definition of 1 ohm. We will define 1 ohm as it is the resistance offered by a wire if 1 volts of potential difference is applied across its ends, which leads to flow of 1 ampere current. So how we will define 1 ohm? हम कहेंगे अगर एक वायर लेके उसके अक्रॉस में 1 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं और अगर उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे तो हम कहेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम. मतलब लेट अस से दिस इज अ वायर, इसके 2 टर्मिनल्स हैं A और B. अगर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है लेट से 1 वोल्ट्स का, 1 वोल्ट्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, और जैसे ही मैं इनके अक्रॉस 1 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं और उसी मोमेंट पे अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है, सो आई विल से
दिस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ohm, ऐसा हम कहेंगे। और ओम, दिस रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज आर इंटर रिलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। यह फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा कहा जाए कि इफ लेट्स से दिस इज अ वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसमें अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 2 वोल्ट्स का। लेट अस से मैंने क्या करा, मैंने एक वायर लिया और इस वायर में 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और मैंने यह देखा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ 10 एम्पियर का। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, हमने यह देखा कि इस वायर में करंट फ्लो होने लग गया अचानक से 10 एम्पियर का। तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 2 एम्पियर। सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, दिस फॉर्मूला, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V upon I. So if we apply resistance is equals to 2 upon 10, so you will get 0.2 ohms. We will say the resistance is equals to 0.2 ohm. So this formula is important. This formula is practically important because it helps us to calculate the amount of current flowing in a conductor. किसी वायर में, किसी सब्सटेंस में कितना करंट फ्लो होने वाला है, इस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर हमें उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस पता हो तो। अगर हमें उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस पता हो तो ओम्स ने सोचा कि क्यों ना हम हर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं और फिर उसका एक टेबल बना लेते हैं और उसको रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉपर का रेजिस्टेंस पता किया, उसको लिख लिया, सिल्वर का रेजिस्टेंस पता किया, उसको लिख लिया, और जिंक का रेजिस्टेंस पता किया, उसको लिख लिया। अब जब भी मैं किसी मटेरियल को यूज करना चाहूंगा, मैं देख लूंगा किसका रेजिस्टेंस कैसा है और उस मटेरियल को यूज कर लूंगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त भी ओम्स को एक और नया कॉन्सेप्ट दिखा, एक और नया फिनोमेना होता हुआ दिखाई दिया। सो जस्ट इमेजिन, इलेक्ट्रिसिटी में कितने फिनोमेना है, लाइन से फिनोमेना होते जा रहे हैं। सो ओम्स ने यह देखा कि अगर मैं एक वायर लेता हूं कॉपर का, इस कॉपर के वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं ए और बी टर्मिनल के ऊपर, और करंट को मेजर करता हूं, और करंट मेजर करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। फिर उसने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, लेट से कॉपर का रेजिस्टेंस आया R1। फिर उसने क्या करा, फिर उसने इस कॉपर वायर को आधा कर दिया, इसको आधा काट दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको छोटा कर दिया कुछ ऐसा, और नया वायर बन गया ये AB। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसने इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी अप्लाई किया, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी अप्लाई किया। अगेन यह कॉपर ही है, और जैसे ही इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ही फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वायर इज नॉट R1, rather it is some other value, that is R2। क्या देखा ओम्स ने कि मटेरियल तो कॉपर ही है, लेकिन अगर मैं अलग लेंथ का कॉपर ले लूं तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। अगर मैं अलग लेंथ का कॉपर ले लूं या अलग विड्थ का, अलग कुछ और चीज का कॉपर ले लूं तो रेजिस्टेंस बदल रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है R, यह क्वांटिटी अपने आप में भी कांस्टेंट नहीं है, यह क्वांटिटी भी वेरी करती है। कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिना है जिसके द्वारा हम इस क्वांटिटी को भी चेक कर सकते हैं कि ये वेरी करती है। जैसा देख लिया ओम्स ने, कॉपर का लंबा वायर लिया तो रेजिस्टेंस अलग आया, कॉपर का छोटा वायर लिया तो रेजिस्टेंस अलग आया।
अब मन में एक सवाल उठता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये अप्लाई क्या किया है, ये एग्जैक्टली हमने किया क्या है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है एक सोर्स को यूज करके। सोर्स होती है एक बैटरी, एक सेल, जिसे पावर सोर्स कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन फर्दर क्लासेस, को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम वापस ओम्स के क्वेश्चन पे आते हैं, ओम्स की दुविधा पे आते हैं। ओम्स ने देखा कि ये क्या हो रहा है, मटेरियल कॉपर, रेजिस्टेंस अलग, तो इसका मतलब कुछ और लेके देखते हैं, हो सकता है कॉपर में कुछ गड़बड़ी। तो फिर ओम्स ने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम पे एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा वायर लिया, रेजिस्टेंस निकाला, छोटा वायर लिया, रेजिस्टेंस निकाला, अगेन सेम सिचुएशन, रेजिस्टेंस दोनों के अलग। फिर और कोई मटेरियल लिया, फिर रेजिस्टेंस अलग, फिर और कोई मटेरियल, फिर रेजिस्टेंस अलग। तो ओम्स ने सोचा कि क्या किया जाए। ओम्स ने सोचा और स्टडी करके एक फिनोमेना दिया। उस फिनोमेना को हम अभी पढ़ते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए।